नमस्कार जी सभी साथियों को। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपका टेक्निकल हेल्पर का जो पेपर है वो सिर्फ 20 दिन बाद है। तो एक महत्वपूर्ण सीरीज़ में आज की सीरीज़ में हम 70 क्वेश्चन जो है वो करने वाले हैं। तो चलिए टाइम ख़राब नहीं करते, पूरा सेशन देखना, मज़ा आएगा और यहाँ से क्वेश्चंस मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने कि परमाणु में कौन कौन से कण पाए जाते हैं। तो आप लोगों को पता है परमाणु में 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो होता है इस पर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता, आवेश रहित होता है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, ये इस हिसाब से पाया जाता है। जैसे ये मान लो एक नाभिक है, ये जो मैं बीच में बना रहा हूँ ये नाभिक है और इसमें एक पाया जाता है मेरा न्यूट्रॉन और एक पाया जाता है प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। ये कक्षाएं 2 प्रकार की होती है, एक चक्रण गति होती है, कक्षीय गति होती है। इस पर हम डीपली कभी बाद में बात करेंगे। पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अपना प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि तांबे के अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें, तो 29 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो तांबे में होते हैं। और तांबा क्या है, एक चालक है। चांदी के बाद दूसरे नंबर पर चालक की श्रेणी में क्या आता है, तांबा आता है। पहले पे आता है चांदी, फिर तांबा, फिर एल्यूमिनियम, फिर आता है सोना। चलिए नेक्स्ट दिया है कि विद्युत आवेश की मात्रा Q ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। देखो Q इक्वल टू एक तो होता है दोस्तों CV, एक होता है Q इक्वल टू IT। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दे रखा है आप लोगों को, Q इक्वल टू क्या दे रखा है, करंट इनटू टाइम दे रखा है। देखो I का मतलब क्या हो गया, करंट हो गया, और T का मतलब क्या हो गया, टाइम हो गया। क्योंकि ये 2 सूत्र है आवेश ज्ञात करने के। अगर यहाँ पर कैपेसिटेंस दिया हो और वोल्टेज दी हो तो ये फॉर्मूला हम लोग जो है वो लगाएंगे। और अगर आप लोगों को यहाँ पर करंट और टाइम दे रखा हो तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दिया है कि 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित होने पर क्या कहलाती है। कि अगर 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित हो जाए तो वो क्या कहलाएगी, 1 कूलाम कहलाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि विद्युत आवेश की मात्रा की SI इकाई क्या है। आवेश को किस में हम लोग मापते हैं, तो आवेश को मेजर किया जाता है कूलाम में। और कूलाम क्या है, Q वाला जो भी मैंने बताया। तो आवेश को क्या बोलते हैं हम, चार्ज बोलते हैं। ध्यान रखना, चार्ज किसको बोला जाता है, आवेश को बोला जाता है। नेक्स्ट है कि जब विद्युत धारा पृथ्वी की ओर प्रवाहित होती है तो वस्तु का विभव यानी पोटेंशियल क्या होता है। तो वस्तु का पोटेंशियल क्या होता है, धनात्मक होता है। अब आप लोग मुझे बताओगे कि अर्थ का प्रतिरोध कितना होता है। ठीक है, पृथ्वी का प्रतिरोध आप लोग मुझे बताओगे कितना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि धारा प्रवाह स्थापित करने के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं हैं। अगर मान लो हमें क्या है, करंट फ्लो करवाना है तो कौन कौन सी ज़रूरत है जो पड़ेगी कम से कम। तो इसके लिए हमें एक तो वोल्टेज स्रोत चाहिएगा और एक हमें क्या चाहिएगा, चालक चाहिएगा। हमारे पास वोल्टेज स्रोत है और एक कंडक्टर है, तो उसमें से क्या हो जाएगा, करंट फ्लो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट दिया है कि जब धारा इलेक्ट्रोलाइट से प्रवाहित होती है तो करंट किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करेगा। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, नाम देखो आप लोग, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मतलब रासायनिक क्रिया। इलेक्ट्रोलाइट क्या होगी, रासायनिक क्रिया होगी। तो रासायनिक क्रिया के हिसाब से अब आप लोग अंदाज़ा लगाओ कि वो कौन सा इफेक्ट होगा, तो वो होगा रासायनिक प्रभाव। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि विद्युत धारा की उपस्थिति का अभाव होता है, आभास होता है। विद्युत धारा हमें कैसे पता लगेगा कि यहाँ पर विद्युत धारा है। अगर हम हाथ लगा के देखें तो डेफिनेटली पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें हाथ लगा के नहीं देखना, उसके उत्पन्न प्रभावों के हिसाब से पता लगाएंगे कि यहाँ पर जो है विद्युत धारा की उपस्थिति है। कैसे, जैसे हम लोगों ने बल्ब जलाया तो उसने क्या हुआ, प्रकाश दिया। मतलब क्या है कि विद्युत धारा के कारण ये चीज़ें जो है वो चल रही है। नेक्स्ट दिया है धारा के 3 प्रमुख प्रभाव कौन कौन से हैं। तो धारा के 3 प्रमुख प्रभाव है, उष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव। उष्मीय प्रभाव किस में होता है, जूल का नियम उष्मीय प्रभाव पे लगता है। चुंबकीय प्रभाव मोटर जनरेटर हो गया, हमारा ट्रांसफार्मर हो गया, उसमें चुंबकीय प्रभाव होता है। सेल और बैटरी जो होती है उसमें क्या होता है, रासायनिक प्रभाव होता है। वैसे कई और प्रभाव भी होते हैं, उसका जो है वो प्रकाशीय प्रभाव भी होता है, लेकिन मुख्यतः अगर हम बात करते हैं तो उष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव और रासायनिक प्रभाव। नेक्स्ट दिया है अकार्बनिक यानी कि ऑर्गेनिक
पदार्थों में अधिकांश रासायनिक क्रियाएं किसके रूप में संपन्न होती है? तो ये आयनीकरण के रूप में होती है, यानी कि आयनों में टूटता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है दोस्तों? आयनों में टूटता है। आयनीकरण की ये जो क्रिया होती है उसके कारण क्या होता है? रासायनिक क्रियाएं जो होती है वो आयनीकरण प्रभाव के रूप में संपन्न होती है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, इस सीरीज में 70 क्वेश्चन है, पूरे के पूरे देखना, मज़ा आएगा। नेक्स्ट दिया है कि जब धारा एक चालक से प्रवाहित होती है तो वह तप्त हो जाता है। इस प्रभाव को क्या कहते हैं? तापीय प्रभाव कहते हैं। और ये प्रभाव किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो जूल का नियम। अब जूल का नियम पूछ ले तो H बराबर I² RT होता है जूल का नियम। जूल नामक एक वैज्ञानिक था जिसने एक नियम दिया था कि अगर हम किसी चालक में से धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें से बहने वाले करंट के वर्ग के बराबर प्रतिरोध और समय के हिसाब से क्या होगी? ऊष्मा उत्पन्न होगी। जूल ने ये चीज़ बोली थी। ठीक है, तो सीधा पूछ लेते हैं कि जूल के नियम में ऊष्मा किसके वर्ग के समानुपाती जो है वो उत्पन्न होती है? तो अगर वर्ग के समानुपाती पूछे तो हमेशा ही आप लोग वहाँ पर क्या आंसर करोगे? I², यानी कि करंट के। क्लियर है? चलिए जी, नेक्स्ट बात करते हैं। स्पाइरल वाउंड कुंडली में जब धारा बहती है तो वह किस प्रकार की विद्युत धारा उत्पन्न करेगी? तो सिंपल सी बात है, स्पाइरल वाइंडिंग मतलब क्या है? कुंडली की बात हो रही है यहाँ पर। और कुंडली में जब धारा बहती है तो वो चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। आप लोगों ने देखा होगा कि मोटर के अंदर कुंडली के रूप में बना होता है, जनरेटर में कुंडली के रूप में बना होता है, और आप वहीं पर अगर ट्रांसफॉर्मर में देखोगे तो उसमें भी क्या होती है? कुंडलियाँ लगी होती है मेरी। और जहाँ पर कुंडली आ जाए वहाँ पर क्या बनेगा? इंडक्शन इफेक्ट बनता है। ठीक है, तो वो चुंबकीय प्रभाव बनेगा। चलिए, नेक्स्ट दिया है कि सूची से जो है वो मिलान करें। अब ऊष्मा कौन करेगा भैया? ऊष्मा बल्ब देगा हमें। चुंबकीय प्रभाव कौन करेगा? रासायनिक प्रभाव तो विद्युत लेपन के हिसाब से हो जाएगा, एक्स किरणों के हिसाब से ये हो जाएगा, और चुंबकीय प्रभाव क्या करेगा? विद्युत पंखा करेगा। तो अब इसमें से आंसर देख लो कौन सा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिखा नहीं रखा, लेकिन हम लोगों ने जैसे आपको बता दिया कि ऊष्मीय प्रभाव क्या है? बल्ब करेगा, चुंबकीय प्रभाव पंखा करेगा, रासायनिक प्रभाव यही करेगा, और ये करेगा। यानी पहले में दूसरा किस में है? पहले में दूसरा सिर्फ इसमें एक में है। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट दिया है किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से होकर 1 सेकंड में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित होने पर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। तो 6.24 × 10⁻18। ये सीधा क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। चलिए, नेक्स्ट दिया है कि न्यूनतम 1 इलेक्ट्रॉन किस पदार्थ के परमाणु में होता है? कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन, तो कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में होता है। ठीक है, वैसे तो ये बढ़ता है 2n² के हिसाब से बढ़ता है, 2 × n का मान जो भी आ जाता है, मिनिमम 2 होने चाहिए। लेकिन हाइड्रोजन क्या है? अपवाद है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। चलिए, नेक्स्ट दिया है कि 1 जूल प्रति सेकंड क्या होता है? 1 जूल प्रति सेकंड 1 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट दिया है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में ऊष्मा की इकाई क्या है? तो ऊष्मा की इकाई क्या है? अंतर्राष्ट्रीय में कैलोरी है। चलिए, नेक्स्ट दिया है निम्न में से डीसी का सही रूप क्या है? देखो, ये डीसी है, डेफिनेटली ये डीसी है, क्योंकि ये क्या है? माइनस में नहीं जा रही, ये तो भैया अपनी है ही ऐसी। ठीक है, ये पल्सेटिंग डीसी है बच्चों। ठीक है, और ये जो डीसी आती है मेरी यहाँ पर प्योर डीसी आती है। 3 प्रकार की डीसी होती है, पल्सेटिंग होती है अपनी डीसी। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है? जो सही से नहीं आती। ठीक है, और एक डीसी आती है अपनी प्योर डीसी, और एक होती है वेरिएंग डीसी जो वेरी करती रहती है। नेक्स्ट दिया है किसी विद्युत परिपथ में कार्य या ऊर्जा का अवकलन किससे होता है? कौन से सूत्र से होता है? W बराबर I² RT। यही जूल का भी नियम था ना, H बराबर I² RT। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं विभवांतर का मापन किया जाता है। विभवांतर का मापन हम लोग क्या करते हैं? वोल्टमीटर के द्वारा। नेक्स्ट दिया है प्रतिरोध की इकाई। डेफिनेटली पढ़ के जाना, एग्जाम में पक्का पूछा जाता है, ओम होती है प्रतिरोध की इकाई। प्रतिरोधकता की भी बहुत बार पूछी जाती है। प्रतिरोधकता की इकाई आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि प्रतिरोधकता की इकाई जो है वो क्या होती है। नेक्स्ट दिया है किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है तो कब बढ़ेगा प्रतिरोध? देखो, R बराबर क्या होता है? ρl/A होता है। अगर हम उसकी लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। अगर हम उसकी जो मोटाई, A क्या है? मोटाई, अगर उसकी मोटाई कम करेंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। ध्यान रखना, लंबाई बढ़ाने पे प्रतिरोध बढ़ता है, मोटाई को कम करने पर, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है उसको कम करने पर भी उसका
प्रतिरोध बढ़ता है। अगर लंबाई को हमने कम कर दिया तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। तो लंबाई के समानुपाती होता है, सीधी बात है। कब बढ़ेगा प्रतिरोध? जब हम उसकी क्या कर देंगे, लंबाई बढ़ा देंगे। नेक्स्ट दिया है विद्युत परिपथ में प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, धारा के प्रवाह को घटाने के लिए। प्रतिरोध क्या है? धारा के मार्ग में बाधा पैदा करता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो धारा के प्रवाह को घटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रतिरोध का यूज करते हैं। यहाँ तक समझ आ रहा होगा? प्लीज़ एक बार कमेंट करके बता दें। अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दें। अब एक चीज़ और दी आप लोगों को कि चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के बीच से ही होता है। देखो लंबाई बढ़ेगी, इस साइड लंबाई बढ़ रही है तो इस साइड क्या हो रहा है, प्रतिरोध बढ़ेगा। तो जिस हिसाब से दोस्तों लंबाई बढ़ेगी उसी हिसाब से क्या हो जाएगा, प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। इससे पहला क्वेश्चन हम लोगों ने यही करा था। चलिए नेक्स्ट दिया है कि कॉपर चालकता की प्रतिरोधकता का मान क्या है। कॉपर चालकता का, तो कॉपर का की जो प्रतिरोधकता है, प्रतिरोधकता प्रत्येक पदार्थ की अलग अलग होती है। क्वेश्चन ना कई बार पूछा जाता है कि प्रतिरोधकता किस चीज़ पर निर्भर करती है। तो प्रतिरोधकता हमेशा ही पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ के मटेरियल पर निर्भर करती है। ध्यान रखना, लंबाई का और क्रॉस सेक्शनल एरिया का प्रतिरोधकता यानी रजिस्टिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये क्या होती है, फिक्स होती है। अलग अलग धातु की अलग अलग होती है। तो यहाँ पर इस धातु की क्या होती है, कॉपर की 1.72 माइक्रो ओम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होती है प्रतिरोधकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किस चीज़ पर निर्भर करता है। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यही आ गया हमारे सामने। तो विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। देखो लंबाई पर मत कर देना। ठीक है, यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं पर की जगह अगर उपयुक्त में से कोई होता तो बहुत सारे बच्चे क्या करते, सारी चीज़ करते। क्योंकि फॉर्मूला क्या है प्रतिरोधकता, रो RA/L ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो हम लोग क्या करते, हम लोग करते कि भैया ये तो प्रतिरोध पर भी निर्भर करता है, इस पर भी करता है, इस पर भी करता है, किसी पे नहीं करता। ये सिर्फ पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर करता है, ध्यान रखना। चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया है कि विशिष्ट प्रतिरोध स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का विपरीत प्रभाव क्या कहलाता है, विशिष्ट चालकता कहलाता है। और इसका मात्रक क्या है, देखो मात्रक है इसका साइमन प्रति सेंटीमीटर। अगर वहीं पर आपसे पूछ ले चालकता का मात्रक क्या है, तो चालकता का मात्रक है साइमन। और वहीं पर पूछ ले आप लोगों को विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है ओम सेमी। और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा साइमन प्रति सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होती है। अभी बताया था मैंने आप लोगों को ओम सेंटीमीटर। ये क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध की। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है तो ध्यान रखना, ओम सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट दिया है किसी पदार्थ के मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब के दो विपरीत सतहों के बीच उत्पन्न प्रतिरोध को क्या कहा जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध की एक परिभाषा और भी है कि 1 सेंटीमीटर लंबे और 1 वर्ग सेंटीमीटर क्रॉस सेक्शनल एरिया वाले प्रतिरोध का या किसी वाले चालक का प्रतिरोध क्या कहलाता है, उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। ध्यान रखना, दोबारा बता देता हूँ। 1 सेंटीमीटर लंबे और 1 वर्ग सेंटीमीटर कटाक्ष क्षेत्रफल वाले टुकड़े का प्रतिरोध उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। नेक्स्ट दिया है कि जब एक विद्युत हीटर 230 वोल्ट मेन सप्लाई से जोड़ा जाता है और 7.5 एम्पियर विद्युत धारा लेता है तो एलिमेंट का प्रतिरोध कितना होगा। तो R बराबर क्या होता है, V/I। पढ़ा होगा आप लोगों ने। V का मान यहाँ पर कितना है, 230 दे दिया और I का मान कितना है, 7.5 दे दिया। अब इसका आप लोग भाग दे के देखोगे तो 30.67 यानी कि B ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर है, तो इसमें क्या आ जाएगा अपना, B ऑप्शन राइट आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। एक खिलौने की मोटर 6 वोल्ट बैटरी से चलती है। यदि मोटर की कॉइल का प्रतिरोध इतना है तो करंट का मान ज्ञात करो। तो I बराबर क्या होता है, V/R होता है। वही आ जाए 6/4.5 लिख दोगे, जो भी आंसर आएगा 1.33 एम्पियर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि 100 मीटर लंबे और 1.07 सेंटीमीटर कटाक्ष क्षेत्रफल वाले तांबे के तार का कुल प्रतिरोध कितना होगा अगर विशिष्ट प्रतिरोध ये दे रखा है। तो फॉर्मूला क्या है, इसने क्या पूछा है, प्रतिरोध पूछा है। तो R = ρL/A। ये फॉर्मूला आप लोग जो है वो यहाँ पे लगाओगे और इस फॉर्मूले के हिसाब से A कितना आ गया, A यहाँ पर आप लोगों को कटाक्ष क्षेत्रफल दे रखा है ये चीज़,
ठीक है। एल दे रखी है आप लोगों को यहाँ पर ये, और यहाँ पर ये जो माइक्रो ओम सेंटीमीटर दे रखी है ये आपको क्या दे रखा है, रो दे रखा है। तो फॉर्मूला लगाओ और उत्तर निकाल लो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रति डिग्री सेंटीग्रेड से प्रतिरोध में प्रति ओम परिवर्तन है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, प्रतिरोध का ताप गुणांक। ये प्रतिरोध के ताप गुणांक की सीधी परिभाषा पूछी गई है भाई। नेक्स्ट यह है किसी जनरेटर की फील्ड कॉइल का प्रतिरोध 0 सेंटीग्रेड पर 50 ओम है, तो 50 सेंटीग्रेड पर उसका प्रतिरोध कितना होगा। तो ये ताप गुणांक वाला ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। ये अल्फा जो आप लोगों को दे रखा है प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, और इसको आप जब हल करते हो ताप गुणांक वाला फॉर्मूला लगा के, तो इसका आंसर आ जाएगा 60.75। नेक्स्ट दिया है निम्न में से सर्वोत्तम सुचालक पदार्थ कौन सा है। सबसे ज़्यादा सुचालक पदार्थ, चीनी मिट्टी है नहीं, ठीक है, रेजिन भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इनमें वैसे तो जो ग्रेफाइट है वो इन सब में ज़्यादा सुचालक है। नेक्स्ट दिया है चालक के प्रदत्त आकार के लिए तांबर की तुलना में एल्यूमिनियम की चालकता लगभग क्या होती है। देखो तांबा ज़्यादा चालक होता है, एल्यूमिनियम जो होता है वो कम चालक होता है। तो जहाँ पर अगर तांबा 100% चालक है तो वहीं पर एल्यूमिनियम जो है वो 60% ही चालक होगा। नेक्स्ट यह है विद्युत चालक पदार्थ इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। ये तीनों ही विद्युत के चालक है। सबसे ज़्यादा चालक ये दूसरे नंबर का, ये तीसरे नंबर का, और ये किसी भी नंबर का नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं का वह गुण, पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा प्रवाह में सुगमता प्रदान करता है क्या कहलाता है। पदार्थ का वह गुण, सिंपल सी बात है, चालकता कहलाएगा। इसको चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, चालकता कहते हैं। यानी कि पदार्थ का वो गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह में सुगमता प्रदान करेगा उसको चालकता बोलते हैं, और जो धारा के मार्ग में बाधा पैदा करेगा उसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। नेक्स्ट दिया है सामान्यतः पावर सर्किट का प्रयोग, दोबारा देख लेते हैं। सामान्यतः पावर सर्किट में प्रयोग किए जाने वाले प्रतिरोधक कौन से हैं। पावर सर्किट में वायर बाउंड प्रतिरोधक का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। वायर बाउंड रेजिस्टेंस बनाने के लिए कौन सी धातु जो है वो यूज़ में ली जाती है, तो नाइक्रोम ली जाती है। नाइक्रोम किसका मिश्रण है, निकल प्लस क्रोमियम का, ठीक है। निकल और क्रोमियम दोनों का मिश्रण है ये। कई बार पूछा जाता है नाइक्रोम किसका है, पीतल किसका है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना थोड़ी सी। नेक्स्ट है कि 1.5 ओम प्रतिरोध के लिए कलर कोड क्या होगा। ये उस सारणी के हिसाब से होगा, और 1.5 ओम है तो भूरा, हरा, सुनहरी, ये आ गया, ठीक है। क्योंकि 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 9 तक लगातार चलते हैं। दूसरे में भी 0 1 2 3 4 5 6 9 तक चलते हैं। तो पहले भूरा सारों में दे रखा है, आगे इस हिसाब से कलर कोड निकाल लेना है आपको। नेक्स्ट है कि प्रतिरोध के कलर कोड में भूरे रंग की सहन सीमा कितनी होती है भाई। तो भूरे रंग की सहन सीमा होती है ±1%, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट दिया है कि इसमें जो है वो मान बताओ। तो पहली पट्टी नारंगी, दूसरी सफ़ेद, तीसरी का सुनहरा रंग, और चौथी का कोई रंग नहीं। कोई रंग के लिए +-20% होता है, ध्यान रखना। नो कलर के लिए ये, तो अब इस हिसाब से 13 ये कितना है, 3.9 आ जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि चौथे नंबर का रंग भूरा हो तो उसकी सहन सीमा क्या होगी। भूरे की सहन सीमा कितनी होती है, तो यहाँ पर भूरे की 1 होती है ±, ठीक है। ध्यान रखना, हमने थोड़े टाइम पहले ही पढ़ा था कि अगर चौथी पट्टी भूरी है तो उसकी सहन सीमा कितनी है, ±1% है। नेक्स्ट दिया गया है नीचे दिए गए चित्र में प्रतिरोधक की प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या है, ठीक है। उसी हिसाब से कलर कोड के हिसाब से आप लोगों को निकाल लेना है। 2K है, यानी कि 2K का मतलब क्या हो गया, 1000 आ गया, और 5 आ गया तो 2.5 किलो ओम आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दिया है कि परिवर्ती प्रतिरोध का संकेत कौन सा है। तो परिवर्ती प्रतिरोध A भी है और 2B भी है, दोनों यहाँ पर राइट आंसर हो जाते हैं, यानी कि C ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1800 ओम प्रतिरोध का प्रतिरोध मान दर्शाया जाता है 1K8, ठीक है। 1800 ओम का दर्शा दिया, सिंपल सा कर दिया। K का मतलब क्या होता है, किलो ओम होता है। नेक्स्ट है धात्विक प्रतिरोध का प्रतिरोध तापमान बढ़ने पर क्या होता है, बढ़ता है। अर्धचालक का अगर पूछे तो अर्धचालक का क्या होता है, कम होता है भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दिया है यही प्रतिरोध के बारे में।
निम्न कथनों पर विचार करो। बैंड टाइप प्रतिरोध की बॉडी पर एक किनारे पर विभिन्न रंगों की पट्टियाँ होती हैं। बिल्कुल सही बात है, बैंड टाइप पर विभिन्न रंगों की पट्टियाँ होती है। बॉडी टाइप पर पूरी बॉडी का एक रंग से रंगा जाता है। ये बात भी सही है कि बॉडी टाइप जो होता है उसमें रंग से रंगा जाता है, लेकिन उस पर और भी चीज़ें होती है। चलिए, तो दोस्तों इस सीरीज़ में हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए और आगे इसका दूसरा पार्ट भी मैं लेके आऊँगा। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और तैयारी अपनी कंटिन्यूसली जारी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।